अब हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं की जो प्रश्नावली है 6.2 उसका क्वेश्चन पहला। इसमें लिखा है आकृति 6.23। ये वाली जो आकृति है आपकी, इसमें जो कि आपकी AB लाइन है, CD लाइन है और EF लाइन है। इस लाइन को ये एक लाइन आपकी इसको जो है काटती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ रखा है कि अगर दो लाइनें हैं या उससे ज़्यादा लाइनें हैं, उनको अगर कोई एक लाइन अगर काटती है, कोई एक सिंगल लाइन अगर उसको काट रही है, तो उस काटने वाली लाइन को हम तिर्यक छेदी रेखा यानी कि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हम कहते हैं। ठीक है, चलो। उसके द्वारा बहुत सारे कोण भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपके अंतःकोण, बाह्य कोण, संगत कोण और आपके इस तरीके के एकांतर अंतःकोण, एकांतर बाह्य कोण और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण। तो इस तरीके के बहुत सारे कोण आपके तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि यदि AB लाइन CD लाइन के पैरेलल है, इस चिन्ह का मतलब होता है पैरेलल यानी समांतर है, यानी ये जो आपकी AB लाइन है और ये जो आपकी CD लाइन है, ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं। उसके बाद CD लाइन, अब ये जो CD लाइन है वो इस EF लाइन के समांतर है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाली लाइन इसके समांतर और ये वाली लाइन इसके समांतर, यानी तीनों आपस में समांतर हो जाएंगी, यानी तीनों लाइनें आपस में क्या हैं, आपकी समांतर हैं। तो उन्होंने कहा है और जो Y और Z जो है, आपको देखो यहाँ पर जो Y दिख रहा है और यहाँ पर जो आपको Z दिखाई दे रहा है, इन दोनों का अनुपात उन्होंने दे रखा है 3:7। तो उन्होंने कहा है कि आपका ये जो X है, इसकी जो वैल्यू है आपको वो जो है निकालनी है, यानी कुल मिलाकर आपको X की वैल्यू भी निकालनी है, Y की वैल्यू भी निकालनी है और Z की वैल्यू भी निकालनी है। इन तीनों की वैल्यू आपको इसमें निकालनी है, क्योंकि Y और Z की वैल्यू ना देकर उन्होंने उनका अनुपात यानी रेशियो हमें दे रखा है। तो चलो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। चलो, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ इसमें पता है, इसमें हम जो चीज़ जानते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि लिखा है, दिया गया है यानी गिवन है AB और CD पैरेलल, CD और EF पैरेलल। जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं सो यानी इसलिए जो AB लाइन है, देखो AB और CD हमने आपको अभी समझा दिया, क्वेश्चन में ही समझा दिया कि AB और CD अगर पैरेलल हैं, AB और CD अगर पैरेलल हैं और CD और EF पैरेलल हैं, CD और EF पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा कि जो AB है, ये जो AB है वो भी EF यानी इसके पैरेलल, यानी तीनों आपस में समांतर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपकी यहाँ पर हिंदी में है, दिया गया है कि AB और CD आपकी पैरेलल हैं और CD और EF भी पैरेलल हैं, इसीलिए आपका AB और EF भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल यानी समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख रखा है हमने, हैंस एंगल X और एंगल Z आपस में इसमें बराबर होंगे, यानी यहाँ पर जो एंगल X दिख रहा है और यहाँ पर जो एंगल आपको Z दिख रहा है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। कहना सर कैसे हो जाएंगे ये तो बताओ। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि देखो ये जो AB लाइन थी आपकी, ये जो आपकी AB लाइन है, इसको A मानो, इसको B मानो, AB लाइन, और आपकी जो CD लाइन है, CD लाइन, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है हालांकि C और यहाँ पर लिखा हुआ है D। ठीक, इसका ये जो A है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसका ये जो B है वो यहाँ लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिखे देते हैं। ये दोनों लाइनें अगर आपस में समांतर हैं तो एक लाइन और उन्होंने खींच दी और उन्होंने कहा ये दोनों भी समांतर हैं। तो अगर ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों भी समांतर हैं, यानी ले देकर ये तीनों की तीनों लाइनें आपस में समांतर कहलाएंगी। चलो यहाँ पर हमने EF लिख दिया। फिर एक यहाँ से तिर्यक छेदी रेखा देखो, ये आ रही है इधर से, ये इधर की ऐसे आई, तो यहाँ पर एक एंगल बना था X और यहाँ पर बना था आपका Z। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर कैसे हुए, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। देखो अभी हमने प्राप्त कर लिया A, B और EF आपस में समांतर है, यानी सबसे पहले हम AB को खींचते हैं। ये लीजिए, ये रही आपकी AB लाइन और ये रही आपकी मान लीजिए EF लाइन, ये रही EF लाइन। यहाँ से आपका एक लाइन आ रही है तिर्यक छेदी रेखा,
ये वाली देखो, ये वाली जो लाइन आई थी, ये वाली जो लाइन है वो हमने यहाँ खींच दी। तो देखो यहाँ पर x बना था ना, यहाँ ए बी पर x बन रहा है, देखो ए बी पर आपका x बना, तो ए बी पर हमने यहाँ पर x बना दिया। और जो ई एफ है उसके इधर, ई एफ के इधर यहाँ पर हमारा z बना था, हमने z लिखा। अब ये दोनों आपस में बराबर कैसे होगा, क्योंकि देखो हम पढ़ चुके हैं इसको हमने पढ़ चुके हैं, कक्षा 7वीं में भी हमने पढ़ा है कि इस तरीके से अगर हमारी कोई दो लाइन होती हैं और यहाँ से कोई त्रिअक्षीय रेखा आती है, तो ये वाले कोण आपस में क्या होते हैं, ये वाले कोण होते हैं एकांतर अंतःकोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं अगर हमारी ये लाइनें क्या हों, समांतर हों। तो देखिए हमने ए बी और ई एफ को समांतर तो हमने पहले ही लिख रखा है, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो इस वजह से जो एंगल एक्स है और एंगल जेड है, आपका जो एंगल एक्स है और जो आपका एंगल जेड है वो आपका बराबर हो जाएगा। उसका कारण है यहाँ पर हम इसमें एंगल एक्स और एंगल जेड, सॉरी एंगल एक्स फिर से लिख दिया हमने, एंगल एक्स और एंगल जेड ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण यहाँ पर हमने लिख रखा है, इसमें यहाँ लिखा नहीं, हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, एकांतर अंतः कोण, यहाँ पर हम बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कहीं कहीं पर केवल अल्टरनेट एंगल ही लिख देते हैं और कहीं कहीं पर हमें पूरा में लिखा हुआ दिख सकता है, कहीं कहीं पर पूरा लिखा हुआ भी मिल सकता है और कहीं कहीं पर केवल अल्टरनेट एंगल भी लिख देते हैं। चलो, तो इस तरीके से आपके x और z आपके बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? अब उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है कि जो एंगल x है और जो एंगल y है, देखो यहाँ पर आपका जो एंगल x है और यहाँ पर जो एंगल y है, इन दोनों एंगलों को जोड़ने पर आपका 180 आएगा। कहना सर क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ क्यों आएगा। ये आपकी दो लाइनें थी, ये दोनों ही लाइनें आपकी समांतर हैं। कहना सर कौन सी लाइन है? देखो ये ए बी है, तो हमने इसको मान लिया कि सर ये आपकी ए बी लाइन है, ठीक है। और ये वाली लाइन आपकी कौन सी है? ये वाली लाइन आपकी ये जा रही है सी डी लाइन, सी और ये डी लाइन। यहाँ से आपकी त्रिअक्षीय रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है। तो ये वाला कोण है आपका x, ठीक, और ये वाला कोण है आपका y। इन ये दोनों अगर कोण अगर हम देखते हैं तो आपकी त्रिअक्षीय रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले अंदर वाले कोण हैं, और त्रिअक्षीय रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। ऐसा हमने नियम पढ़ रखा है कक्षा 7वीं में, जो कक्षा 7वीं का जो पाठ 5 है उसमें इस तरीके के ये सभी नियम वहाँ पर ही आपको जो है पढ़ने को मिले थे। तो यहाँ पर जो है एंगल x और एंगल y, क्योंकि ये दोनों लाइनें हमारी क्या हैं, समांतर हैं, और अगर लाइनें हमारी समांतर होती हैं तभी उस त्रिअक्षीय रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनने वाले अंदर वाले जो कोण हैं वो आपस में बराबर, माफ़ कीजिएगा, आपस में उन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो एंगल x और एंगल y को जोड़ने पर आपका 180 यहाँ पर हमने इसी वजह से लिख रखा है। एंगल x और एंगल y को जोड़ने पर 180 इसीलिए लिख रखा है। तो इस वजह से एंगल x और एंगल y आपकी 180 है। बगल में लिखा है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन है ये दोनों, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो आपका 180 आता है। अगर लाइनें हमारी समांतर होती हैं यानी कि आपके जो त्रिअक्षीय रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण है, इसलिए उन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। लेकिन हर बार नहीं होता। अगर ये लाइनें हमारी समांतर नहीं होती तो फिर हम इनको यानी x और y, ये जो अंदर वाले जो अंतःकोण एक ही तरफ बनने वाले, उन दोनों को जोड़ने पर हम 180 नहीं लिख सकते थे। हो भी सकते थे कि वो 180 हो जाए जोड़ने पर या ना हो, लेकिन हमारे नियम में वो चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद देखिए, क्योंकि हमें एक चीज़ सबसे पहले हमें अपने क्वेश्चन में दे रखी थी, उन्होंने कहा था कि y और z का जो रेशियो है, y और z का जो रेशियो है वो है 3:7, 3:7 यानी 3:7। तो y और z का जो अनुपात है वो 3:7 है, यानी y सबसे पहले लिखा तो यहाँ पर सबसे पहले 3 है, इसलिए y बराबर हमने 3x मान लिया कि ये 3x डिग्री है, और वहीं पर जो z है उसको हमने 7x डिग्री के बराबर मान लिया कि इसकी वैल्यू इतनी है। अब क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा था कि x + y बराबर 180 होता है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 होता है, हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि x + y बराबर 180 लिखने के बाद
हम x की जगह पर z लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x की जगह पर z लिख देंगे। कहना सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर x और z को बराबर माना था। x और z को हमने बराबर, देखो यहाँ पर जो है हमने आपको बताया था किस तरीके से आपका जो x है और z है ये दोनों एकांतर अंतःकोण होने के कारण ये दोनों आपस में बराबर थे। तो हमने x की जगह पर z लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमने यहाँ पर x को हटाकर उसकी जगह पर z लिख दिया। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू हमको मालूम है। यहाँ पर हम चाहते हैं तो x की जगह पर बाद में सीधा हम 7x भी लिख सकते थे क्योंकि z हमारा 7x है और जितना z है उतना ही x की वैल्यू आपकी होगी। चलो तो हमने x की जगह पर z लिख लिया, ये भी ठीक है। प्लस की जगह प्लस, एंगल y की जगह एंगल y लिखा, बराबर की जगह बराबर, 180 की जगह 180। हमने x की जगह पर z क्यों लिखा? क्योंकि x बराबर z है ऐसा हमें ऊपर बता रखा है, ये हमने बगल में भी लिख देना है। ठीक, z की जगह पर हमें 7x पता है, हमने उसकी जगह पर 7x लिखा। प्लस y की जगह पर हमें 3x मालूम है, हमने उसकी जगह 3x लिखा, बराबर में 180 है। ठीक, 7x और 3x आपस में जुड़कर आपके हो जाएंगे 10x और बराबर में कितना है? 180। ये जो 10 है गुणा में है x के साथ, इधर आएगा भाग में पहुंच जाएगा आपके 180 के साथ। 10 से 180 इन दोनों को जब हम सरल करेंगे, भाग कर देंगे एक दूसरे में, तो आपका जो x की वैल्यू है वो आपकी 18 आ जाएगी। और x की वैल्यू हमें 18 जब मिलेगी तो हम एक चीज़ जानते हैं, क्योंकि x और आपका जो z है वो आपस में बराबर थे। तो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो x की जगह तो x लिखेंगे, लेकिन z हमारा जो 7x था उस z की जगह पर हमने 7x लिख दिया। फिर हमने क्या किया? 7 और x क्योंकि गुणा में थे तो 7 की जगह 7 लिखा, गुणा लगाया और x की वैल्यू जो हमने 18 निकाली थी उसको लिख दिया। तो 7 और 18 का यानी 18 और 7 का जब गुणा होगा तो आपके 126 आते हैं। तो x की वैल्यू यानी ये जो आपको एंगल x दिखाई दे रहा है वो आपका जो है 126 हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने x निकाला था छात्रों, वो कौन सा x था? ये वाला जो आपका, ये जो y के लिए 3x था, इसके लिए 7 के लिए जो x लगा हुआ था, ये वाला x नहीं था वो। ये यहाँ पर जो आपको ये जो अनुपात दे रखे थे उनको जो x, तो हम यहाँ पर जो है अगर हम चाहें कि ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3x के हम 3a भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 7a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है कि नहीं? अगर आपको लगे कि हमें x नहीं लिखना तो आप वहाँ पर a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अपने एंगल x को भी निकाल लिया। कितना आ गया आपका? 126। और जितना x है उतना ही आपका कितना जो है आपका z भी हो जाएगा। यानी आपका x अगर 126 है तो यहाँ पर देखिए x अगर 126 है और वो z के बराबर है तो z भी तुम्हारा 126 हो जाने वाला है। ठीक है कि नहीं? चलो तो यहाँ पर हम आगे इसको पढ़ेंगे। ये तो चलो वही हिंदी में हमने लिखने के लिए यहाँ अलग से लिख दिया है। चलो तो इसमें क्योंकि देखो छात्रों, अकेला उन्होंने हमसे एंगल x पूछा था तो हमने अपने x को बता दिया। अगर हमसे वो z पूछते तो x के बराबर भी आपका वही होता, तो हम बाद में लिख देते अलग से लाइनें बढ़ाकर कि x बराबर z है तो z की वैल्यू भी 126 हो जाएगी। अगर वो y पूछते कि आप y बताओ, तो देखो क्योंकि x और y को जोड़ने पर 180 आता है, x की जगह पर हम 126 लिख देते और फिर बाद में उसको यहाँ से यहाँ भेज देते। देखो किस तरीके से, हालांकि ऐसा है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन आने के लिए देखो किसी भी प्रकार से आपको वो क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180 हम लिख लेते, x की वैल्यू हमने अभी 126 निकाली है, बराबर एंगल y है 180 लिखते, एंगल y को यहीं रखते या केवल y को रखते और 180 के साथ ये जो 126 है उसको माइनस में ले जाते, इनको आपस में हम घटा देते और आपका जो 54 है वो आपका जो एंगल y यानी y की जो वैल्यू है वो आपकी 54 निकल आती, यानी 54 निकल आती। अगर आगे भी पूछते तो हम आगे भी इसको बता सकते थे। ठीक है, तो क्लियर। इस तरीके से हमारा ये जो कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 6.2 उसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपका समाप्त होता है।